हेलो एजुकेटर्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ राज एकेडमी। मैं हूँ मीनाक्षी पचेरवाल, आपकी टीचर। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो कारवा चल रहा है केवीएस एनवीएस का, उसको आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू एक क्लास आपकी जा चुकी है फर्स्ट यूनिट की। आज मैं आपको फोर्थ और सेकंड करवाने की कोशिश करूंगी, जिसमें से अभी मैं आपको सेकंड यूनिट करवा रही हूँ जिसका नाम है करिकुलम। आपके सिलेबस में सेकंड यूनिट है जिसका नाम है करिकुलम, और उसके मैं आज के आपके सामने बहुत ही बेहतरीन डिस्क्रिप्टिव और उसके एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके सामने लेके आई हूँ। और आपको अच्छे लगेंगे क्योंकि मुझे पता है ईएमआरएस में भी जिस पैटर्न से पूछा गया, मैंने पहले ही एक क्लास दे दी थी, उसी बेस पे आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे और अच्छे लेवल के मैंने आपके लिए तैयार किए हैं। तो हम समय नहीं गवाते और सीधे अपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को टेलीग्राम पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसमें थोड़ा सा समस्या आ रही है, टेक्निकल इशू आ रहा है। तो मेरे को वैसे पर्सनल टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। कुछ बच्चों ने मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेज किए हैं पर्सनल, मैं उनको पीडीएफ के लिए रिगार्ड बात कर रहे हैं वो, तो मैं पीडीएफ दे दूंगी उस पर, ठीक है। लेकिन वो जो चैनल है अपना, उसमें कुछ इशू आ रहा है, टेक्निकली कुछ इशू आ रहा है, तो मैं उसमें आपको पर्सनल टेलीग्राम पे आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो अभी हमारा डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है, पहले 8 हो चुके थे, पहले की क्लास में 8 हो चुके। आज मैं आपको जो नोवा क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव, ये करवा रही हूँ। और इसी क्वेश्चन पे मैंने 3-4 क्वेश्चंस एमसीक्यू दिए हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, करिकुलर ट्रांजैक्शन की संकल्पना का विश्लेषण करते हुए विशेष शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये ट्रांजैक्शंस का क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन का क्वेश्चन है, यानी कि आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें देखना, सिलेबस में ट्रांजैक्शन लिखा है, यानी कि दूसरी तरफ ले जाना, विकसित करना, कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन, करिकुलम ट्रांजैक्शन की संकल्पना मतलब कि उसके बारे में बताना है, विश्लेषण करते हुए, उसका विश्लेषण करते हुए विशेष शिक्षा में इसकी प्रासंगिकता स्पष्ट करनी है आपको, ठीक है। अब इसका आंसर पढ़ते हैं हम। करिकुलर ट्रांजैक्शन से अभिप्राय, और दूसरा क्वेश्चन, अच्छा वो क्वेश्चन तो है ही, मैंने दूसरा क्वेश्चन भी बनाया इसका। देखो, एक ये क्वेश्चन है, फिर यहाँ पर या लिख दिया। दो तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, तो मैं किस तरीके से, क्योंकि घुमा फिरा के देखो सीबीएसई क्वेश्चन दे देता है, तो मैंने आपको इस तरीके से प्रिपेयर करके दिया है कि एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि घुमाते हैं तो फिर हम भी घूम जाते हैं। तो एक ये क्वेश्चन है, फिर या करके आपका ये क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों हेतु प्रभावी करिकुलर ट्रांजैक्शन के प्रमुख घटकों का विवेचन कीजिए, ठीक है। दो क्वेश्चन है जिसको एक ही तरीके से डील किया जा सकता है, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन दे सकता है, इसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इससे अलावा, इससे घुमा फिरा के तो क्या ही देगा क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन ये सटीक क्वेश्चन है जिसकी लैंग्वेज इस तरीके से पूछी जा रही है सीबीएसई द्वारा, ठीक है। ईएमआरएस में भी, डीएसएसबी में भी पूछी गई थी, सीटेट के में भी ऐसी ही लैंग्वेज आई थी। आंसर क्या है, करिकुलर ट्रांजैक्शन से अभिप्राय उस समग्र प्रक्रिया से है। पहले तो इसके बारे में बताएंगे, क्या बताना है, पहले तो आपको एग्जामिनर को बताना है कि ट्रांजैक्शन क्या है ना। प्रक्रिया से है जिसके माध्यम से निर्धारित पाठ्यक्रम को, जो पाठ्यक्रम आम के लिए डिसाइड किया गया है, को कक्षा परिस्थिति में शिक्षण अधिगम, ठीक है, टीचिंग लर्निंग प्रक्रियाओं के रूप में रूपांतरित किया जाता है। रूपांतरित मतलब ट्रांसफर किया जाता है। उद्देश्य क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है, अधिगम को सक्रिय एवं सहभागी बनाना,
ठीक है। अधिगम मतलब लर्निंग को इंटरेस्टेड और सहभागी मतलब उसमें सहयोग हो बच्चे का। ठीक है। सक्रिय भाग मतलब कि बच्चे का एक्टिवली पार्टिसिपेशन होना चाहिए और सहभागी उसमें पार्टिसिपेट करेगा कौन, बच्चा। शिक्षार्थी की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति करना, व्यवहारिक एवं कार्यात्मक कौशलों का विकास करना। ठीक है। फिर प्रक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि प्रक्रिया पूछ रहे ट्रांजैक्शन की, आगे देखते हैं। विशेष शिक्षा में यह प्रक्रिया शिक्षण विधियों, सहायक उपकरणों, शिक्षण विधियां मतलब टीचिंग जो मेथड्स हैं, सहायक उपकरण असिस्टिव टेक्नोलॉजीज है ना, मूल्यांकन रणनीतियों के समन्वित उपयोग पर आधारित होती है। इकट्ठा इन सब मिली जुली मतलब विधियों पे और इनके उपकरणों पर मिलाकर मूल्यांकन को मिलाकर क्या है, ये एक मेथड है, उपयोग आधारित होती है। इसमें बहुसंवेदी अधिगम मल्टीपल जो सेंसरी अप्रोच है, मल्टीपल अलग अलग तरीके से पढ़ाना, मतलब कि आप विजुअल एड्स का यूज करते हैं और हियरिंग एड भी इसी में आ जाता है ना, और टोटल कम्युनिकेशन तो मल्टीपल सेंसरी है ना, उस अप्रोच से काम किया जाता है। वैकल्पिक संप्रेषण, टोटल कम्युनिकेशन, ऑल्टरनेटिव कम्युनिकेशन, ये सब जितना भी मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाया है ये उसके लिए पूछ रहा है। ठीक है। सतत मूल्यांकन मतलब निरंतर, कंटिन्यूसली असेसमेंट जो होता है, सीसीई जिसको बोलते हैं, को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। कैसे ये बोल रहा है, ट्रांजैक्शन मतलब इन सब चीजों को इंक्लूड करके बच्चे तक शिक्षण को पहुंचाना। ठीक है। विशेषताएं क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित व लचीला होना चाहिए। ओके। चाइल्ड सेंटर्ड और फ्लेक्सिबल होना चाहिए ऐसा दृष्टिकोण। निरंतर अनुकूलन और संशोधन अर्थात कंटिन्यूसली आप उसका अनुकूलन करेंगे, असेसमेंट जो निरंतर मूल्यांकन होता है वो, और संशोधन, अनुकूलन मतलब अडेप्टेशन, संशोधन मतलब उसमें मॉडिफाई करना। सक्रिय सहभागिता पर बल देना। ठीक। महत्व क्या है इसके, यह प्रक्रिया अधिगम को प्रभावी, सार्थक एवं समावेशी बनाती है तथा विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों में आत्मनिर्भरता विकसित करती है। ठीक है। अब इसका क्वेश्चन पूछेगा, वो आपने डिस्क्रिप्टिव दे दिया, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने कि ट्रांजैक्शन, करिकुलम ट्रांजैक्शन के बारे में बताना था। पहले उसके बारे में हमने बताया कि ट्रांजैक्शन क्या है, फिर उसकी प्रक्रिया बताई और महत्व वगैरह बताए। अब हम करिकुलर के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में एमसीक्यू देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। करिकुलर ट्रांजैक्शन की अवधारणा का सर्वाधिक समीपस्थ अर्थ क्या है, इन क्वेश्चन से पता है क्या होगा, इनसे आपकी क्विक रिवीजन भी होगी जल्दी से, और आपका वापस ये पैटर्न में क्यों लेके आई हूँ डिस्क्रिप्टिव विद एमसीक्यू, ताकि आप जो भूल भी गए हो इस टाइम क्या है, आपको जल्दी से एक त्वरित, जिसको बोलते हैं क्विक रैपिड फायर की तरह आपको ये क्वेश्चन आपको समझाएंगे भी, भूल गए हो जो कि क्या पढ़ा था, और उनके हाथ के हाथ आपको क्वेश्चन के एमसीक्यू भी मिल जाएंगे। तो इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, दोनों ही चीजें एक जगह मिल जाएगी आपको। समीपस्थ अर्थ क्या है, करिकुलर ट्रांजैक्शन की अवधारणा का सर्वाधिक समीपस्थ, सबसे क्लोज अर्थ क्या है, इनमें से देखो कौन सा है इस चीज का मतलब, पाठ्यक्रम का संरचनात्मक निर्माण करना, संरचनात्मक निर्माण करना, पाठ्यक्रम का व्यवहारिक क्रियान्वयन करना, ठीक है, शिक्षण का प्रशासनिक नियमन करना, या मूल्यांकन का मानकीकरण करना। ठीक है। तो इसका क्या है आपका क्वेश्चन, मैंने इसमें व्याख्या भी दी है आपको, है ना। तो शिक्षण का प्रशासनिक, प्रशासनिक तो ऐसा कुछ होता नहीं है, मूल्यांकन का मानकीकरण मतलब स्टैंडर्ड थोड़ी ना देंगे आप बच्चे के लिए, आप मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, निरंतर वो कर रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं। पाठ्यक्रम का संरचनात्मक, संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चर्ड निर्माण थोड़ी ना कर रहे कि एक तरीके से स्ट्रक्चर कर दिया आपने, नहीं, उसमें मॉडिफिकेशंस होंगे, व्यवहारिक होगा। ठीक है। पाठ्यक्रम का व्यवहारिक क्रियान्वयन। ठीक है। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ट्रांजैक्शन का आशय कक्षा में पाठ्यक्रम के वास्तविक क्रियान्वयन से है। ये व्याख्या क्यों दी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन का आंसर हमने यही क्यों दिया मैडम। ठीक है, आपने यही क्वेश्चन क्यों दिया, ताकि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाए थोड़े।
ट्रांजैक्शन का आशय कक्षा में पाठ्यक्रम में वास्तविक क्रियान्वयन से है, जो रियल में आप क्रिया कर रहे हैं उससे है। यह निर्माण नहीं है बल्कि उपयोग प्रक्रिया को दर्शाता है कि किस तरीके से आप उसको उपयोग कर रहे हो। विशेष शिक्षा में करिकुलर ट्रांजैक्शन की प्रभावशीलता मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करती है? विशेष शिक्षा स्पेशल एजुकेशन में करिकुलर ट्रांजैक्शन, ठीक है, की प्रभावशीलता मुख्यतः किस कारक पर निर्भर करती है? देखते हैं। पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर, करिकुलर की गुणवत्ता पे तो हम देखते ही नहीं है। शिक्षार्थी की व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ पे देखेंगे क्या? या समय सारणी की कठोरता, देखो कठोरता जैसी तो कोई चीज है ही नहीं, परीक्षा प्रणाली कुछ नहीं होती, पाठ्य इसकी कोई नहीं है, तो क्या है? शिक्षार्थी की व्यक्तिगत डाइवर्सिटी, बच्चे की जो अलग अलग आवश्यकताएं होती है उस पे कार्य करता है, ठीक है। अभी आप देख लेना व्याख्या, मैं आपको आंसर कर देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन करिकुलर ट्रांजैक्शन का अभिन्न घटक है? अभिन्न घटक दंडात्मक, दंड का तो कोई ऐसा है नहीं कि है। बहुसंवेदी, मल्टीपल सोर्सेज, मल्टीपल सेंसरी अप्रोचेस का यूज करते हैं, ये तो देखो पूरा समझ में आ रहा है। प्रशासनिक नियंत्रण का कुछ नहीं है, केवल का कुछ नहीं, ये आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। करिकुलर ट्रांजैक्शन की प्रकृति, नेचर को सर्वोत्तम रूप में कैसे अभिव्यक्त किया जा सकता है? ठीक है, कैसे? स्थिर रहेगा क्या? ठीक है, या शिक्षक प्रधान, ये तो नहीं होगा। लचीला और अनुकूलन, ये शायद हो सकता है। परीक्षा केंद्रित, ये परीक्षा केंद्रित थोड़ी ना होगा। स्थिर भी नहीं रहेगा कि जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होगी, तो क्या होगा आपका? लचीला होगा, ठीक है, लचीला होगा, ठीक है, लचीला, फ्लेक्सिबल, और अनुकूलीय मतलब उसमें एडेप्टेशन, मॉडिफिकेशन कर लेना। आपका अगला क्वेश्चन है 5वां, करिकुलर ट्रांजैक्शन का अंतिम उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम की समाप्ति, ऐसा थोड़ी ना कि अंतिम बोल दिया तो समाप्ति हो गई। अनुशासन की स्थापना, नहीं, अनुशासन तो कोई मेन नहीं है। मूल्यांकन की औपचारिकता, नहीं। अधिगम की, ये तो वैसे भी आप लगा दोगे क्योंकि बड़ा सा दिख रहा है ना। आवाज तो आ रही होगी ना आपको? क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आपको? अब आपका जो दूसरा करिकुलर के ही यूनिट में रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन करिकुलम है, उसके बेस पे मैंने डिस्क्रिप्टिव बनाए हैं और इसी के एमसीक्यूज बनाए हैं, ठीक है। करिकुलम डेवलपमेंट, उसमें तो अडेप्टेशन का था, है ना, इसमें रोल टेक्नोलॉजी का पूछा जाएगा। करिकुलम डेवलपमेंट में तकनीकी की भूमिका, तकनीक मतलब टेक्नोलॉजी की भूमिका का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। या फिर ये पहला क्वेश्चन हो गया, विशेष शिक्षा में, स्पेशल स्कूल में, स्पेशल एजुकेशन में टेक्नोलॉजी की एकीकरण के शैक्षिक निहितार्थ को विवेचनापूर्वक करना है, मतलब विवेचन करना है, एक्सप्लेन करना है। आंसर देखते हैं। टेक्नोलॉजी के बारे में तो आपको पता ही है, टेक्नोलॉजी क्या है, जिससे हमें बच्चों को, विशेष बच्चों को, हमें भी देखो टेक्नोलॉजी से बहुत फायदा होता है। जैसे आपको फायदा हो रहा है, मेरे को यहाँ देख के मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई ये देखो सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। आप रेगुलर ऑफलाइन नहीं ले पा रहे हैं तो उसका फायदा क्या होता है, ऑनलाइन से ले सकते हो। तो ये इस तरीके से टेक्नोलॉजी का बहुत रोल है। तकनीक से अभिप्राय उन आधुनिक उपकरणों एवं डिजिटल साधनों से है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक सुलभ, प्रभावी और समावेशी बनाते हैं, ठीक है। उद्देश्य क्या होते हैं? सुगम ही बनाएगा, इजी बनाएगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा, बहुत अच्छे से बन जाएगा। अधिगम को सुगम और सुलभ बनाना, दिव्यांग शिक्षार्थियों की बाधाओं को न्यून करना, स्वयं निर्देशित अधिगम को प्रोत्साहित करना, खुद से ही निर्देशित उसको प्रोत्साहित करना। भूमिका क्या रहेगी टेक्नोलॉजी की? विशेष शिक्षा में तकनीक जैसे स्क्रीन रीडर, है ना, स्क्रीन को रीड करने वाला, ये किनके लिए होगा? विजुअल इंपेयरमेंट के लिए होगा। ब्रेल डिस्प्ले, श्रवण यंत्र, स्पीच टू टेक्स्ट, ठीक है, स्पीच को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना। प्रणाली करिकुलम को विविध आवश्यकताओं के अनुरूप अनुकूलित करने में सहायक होती है। लाभ, अधिगम में सहभागिता की वृद्धि, अधिगम में
सहभागिता मतलब कि उसमें पार्टिसिपेट करना, व्यक्तिगत शिक्षण की सुविधा, ठीक है, खुद से पढ़ने की मतलब आईईपी देने की सुविधा है ना, ये भी है, और व्यक्तिगत खुद से भी पढ़ सकता है। अधिगम की गुणवत्ता में सुधार होता है। सीमाएं क्या रहती हैं? संसाधनों की उपलब्धता का अभाव, तकनीकी दक्षता की कमी, ठीक है, और उच्च व्यय, ये इसके क्या है? सीमाएं हैं। सीमाएं हैं जो कि संसाधनों की उपलब्धता, मतलब बहुत सारे संसाधन ज्यादा उपलब्ध हो भी नहीं पाते हैं, ये इसकी सीमा है। सीमा को एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना भले, क्योंकि हम अधिकतर इसकी दिखाते नहीं है, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के लाभ ज्यादा बताएंगे तो अच्छे रहेंगे, लेकिन फिर भी हमें दोनों ही पहलू देखने चाहिए। उच्च व्यय मतलब कॉस्टली होता है ये। एमसीक्यू, करिकुलम, ये पहला क्वेश्चन है टेक्नोलॉजी बेस्ड। करिकुलम डेवलपमेंट में तकनीक का एकीकरण मुख्यतः किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? करिकुलम डेवलपमेंट में तकनीक का एकीकरण मतलब तकनीक को एकीकरण करना किस उद्देश्य की, किस पर्पस से, क्या उद्देश्य है इसका जो पूर्ति करता है? शिक्षण को यांत्रिक नहीं, यांत्रिक तो कुछ नहीं होगा। अधिगम की सुलभता और समावेशन, शायद ये हो सकता है, केवल तो होगा नहीं, प्रशासनिक का कुछ नहीं होगा, तो यही होगा। आगे देखते हैं। स्क्रीन रीडर तकनीक का प्राथमिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? स्क्रीन रीडर किसके लिए किया जाता है? श्रवण बाधित शिक्षार्थियों के लिए, पता नहीं, दृष्टिबाधित शिक्षार्थी, बौद्धिक दिव्यांगता, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम, क्योंकि मैंने बोला था जो रीडर है वो देख नहीं पाते, तो वीआई के बच्चों के लिए तो है, अभी पहले तो बताया था, तो ये क्या है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, ठीक है। आगे करते हैं। स्पीच टू टेक्स्ट प्रणाली का प्रयोग किस प्रकार की शैक्षणिक आवश्यकता में किया जाता है? दृश्य में किया जाता है। स्पीच टू टेक्स्ट, देखो टेक्स्ट तो देखा जाता है ना, स्पीच तो ये किस में किया जाएगा? लेखन संबंधी, श्रवण प्रशिक्षण या मोटर विकास? इसका होगा बी, लेखन संबंधी कठिनाई में, कि जिसको कठिनाई हो रही है, बोल दिया, जैसे कि सपोज करो मुझे ही कोई समझ नहीं आ रहा है किसी की प्रोनाउंसिएशन बोलने में और लिखने में, मेरे को उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो मैंने बोला और उसमें क्या आ गया? सही से क्या आ गया? उसकी स्पेलिंग आ गई, तो उसी तरीके से है, ठीक है। लेखन में जिसको कठिनाई हो, ये उसको, आगे चलते हैं। थर्ड, फोर्थ, तकनीक आधारित करिकुलम की प्रमुख सीमा क्या मानी जाती है? तकनीक आधारित करिकुलम की प्रमुख सीमा क्या मानी जाती है? अधिगम में रुचि की कमी तो कुछ होगा नहीं, जटिलता कुछ होगी नहीं, सहभागिता की में वृद्धि, ऐसा संसाधनों एवं लागत का अभाव, ठीक है। आगे, विशेष शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है? विशेष शिक्षा में तकनीक का उपयोग किस सिद्धांत को सुदृढ़ करता है? एकरूपता को, समावेशी को, कठोर को, परीक्षा केंद्रित को, तो किसको करता है? एकरूपता नहीं होगा, ये समावेशी हो। अब आगे दूसरा टॉपिक आ गया है जिसपे डिस्क्रिप्टिव बनेगा हमारा क्वेश्चन। टॉपिक है अप्रोचेस और इन सब चीजों की बारे में है। क्वेश्चन आपका है, विशेष शिक्षा के संदर्भ में करिकुलम डेवलपमेंट की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए। विशेष शिक्षा के संदर्भ में करिकुलम डेवलपमेंट की संकल्पना का विश्लेषण कीजिए तथा विभिन्न दिव्यांगताओं के अनुरूप, सभी दिव्यांगताओं के अनुरूप इसके अनुकूलन की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एडेप्टेशन भी आ रहा है इसमें। करिकुलम डेवलपमेंट एक योजनाबद्ध एवं गतिशील प्रक्रिया है, ठीक है। डेवलपमेंट मतलब पाठ्यक्रम का निर्माण करना, ठीक है, विकास करना। एक क्या है? व्यवस्थित है, योजनाबद्ध है, और गतिशील योजनाबद्ध प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शिक्षण उद्देश्यों, विषय वस्तु तथा अधिगम अनुभवों का निर्धारण किया जाता है। उद्देश्य क्या है? विविध शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी की, विविध मतलब सभी बच्चों की आवश्यक नीड्स को फुलफिल करती है। कार्यात्मक फंक्शनल जो होती है, जीवनोपयोगी कौशल का विकास किया जाता है, ठीक है। मतलब डेली लाइफ की जो स्किल्स है, लाइफ स्किल्स को क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है। समावेशी शिक्षा को सुदृढ़ किया जाता है। समावेशी शिक्षा मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन,
इंक्लूसिव एजुकेशन, दिव्यांगता आधारित अनुकूलन, ठीक है, उसी में है हियरिंग इम्पेयरमेंट में दृश्य सामग्री, हियरिंग इम्पेयरमेंट में क्योंकि वो सुन नहीं रहा है तो क्या होगा, दृश्य सामग्री होगी। संकेत भाषा विजुअल इम्पेयरमेंट में ब्रेल एवं श्रव्य सामग्री। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी आईडी में, मतलब ये तो हो गया हियरिंग का, एचआई के बारे में बोला, यहाँ पर आईडी के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में चरणबद्ध एवं सरल अधिगम तथा ऑटिज्म में, ये ऑटिज्म के बारे में, क्योंकि वहां पर क्या बोला है उन्होंने, विभिन्न आवश्यकता वाले, विभिन्न विशेषताओं वाले, तो इसमें एचआई के बारे में बता दिया, आईडी का और ऑटिज्म का, ठीक है। ऑटिज्म में संरचित शिक्षण की आवश्यकता होती है, ठीक है। विशेषताएं, शिक्षा केंद्रित होती है, शिक्षार्थी सतत होता है, बहुसंवेदी मल्टीपल सेंसरी होती है यूज। निष्कर्ष क्या निकलेगा, करिकुलम डेवलपमेंट विविध दिव्यांगताओं के अनुरूप अधिगम को प्रभावी और समावेशी बनाता है, ठीक है। किसको बनाता है, टीचिंग को प्रभावी बनाता है और समावेशी, समावेशी का जो सिद्धांत है, समावेशी शिक्षा, उसी के अंतर्गत आते हैं सब, तो ये सुदृढ़ होगा ना। समावेशी शिक्षा का जो उद्देश्य है, सबको साथ लेके चलना और शिक्षा प्रदान करना, सबको समान दृष्टि से देखना और पक्षपात ना करते हुए टीचिंग देना, शिक्षा देना, ठीक है, उसका अधिकार देना, तो ये उसको फुलफिल करता है, ठीक है। एमसीक्यू क्वेश्चन आ गया है, करिकुलम डेवलपमेंट की संकल्पना में गतिशीलता का अभिप्राय क्या है। करिकुलम डेवलपमेंट की संकल्पना, ठीक है, उसमें गतिशीलता मतलब मोबिलिटी का क्या अभिप्राय है, स्थिर बनाए रखना नहीं, समयानुकूल परिवर्तन हाँ हो सकता है, केवल तो नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। दूसरा प्रशासनिक नियंत्रण, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो क्या हुआ हमारा बी होगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, गलत कौन सा है। विजुअल इंपेयरमेंट हेतु ब्रेल उपयुक्त है, विजुअल, ओके, सोचो। हियरिंग इंपेयरमेंट हेतु श्रव्य सामग्री पर्याप्त है, ओहो, मतलब कि हियरिंग इंपेयरमेंट बच्चा है, उसको सुनने की सामग्री थोड़ी ना दोगे, ये गलत हो सकता है शायद। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में सरल शिक्षण आवश्यक है, हाँ। ऑटिज्म में संरचित, हाँ, फंक्शनल, ठीक है, स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, ठीक है, तो हाँ ये ठीक है आपका, यही है आपका आंसर, ठीक है, यही है आंसर। काट दिया था मतलब ये गलत है, पर ये आंसर तो सही है क्योंकि नहीं का पूछा है। एक शिक्षक ऑटिज्म वाले छात्र के लिए निश्चित दिनचर्या अपनाता है, एक ऑटिज्म बच्चे के लिए क्या निश्चित दिनचर्या अपनाता है, यह किसका उदाहरण है, लचीलेपन का नहीं, संरचित, मूल्यांकन, समावेशन, ये आपका होगा संरचित शिक्षण, क्योंकि निश्चित दिनचर्या, ऑटिज्म के बच्चों को ज्यादा चेंजेस पसंद नहीं है, जैसे बताया गया है कि ज्यादा लाइट एकदम से दे दिया, ज्यादा शोर शराबे में चला गया, या उसकी दिन पर प्रतिदिन की चीजें जो है इधर उधर कर दी, एक पर्टिकुलर एक चीजें चलती, एक चेन चलती है, उसको उसी हिसाब से क्रियाएं करवाई जाए तो सही रहता है। उनको क्या है, चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं होते, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द चेंजेस, है ना, वो चीजों को चेंज करने के लिए नहीं होते हैं। बहुसंवेदी अधिगम विशेषतः किसमें प्रभावी है, बहुसंवेदी, वो वाला क्वेश्चन हो गया क्या अपना, हाँ ये हो गया, फोर्थ है, बहुसंवेदी अधिगम विशेषता किसमें प्रभावी है, किसमें, बहुसंवेदी मतलब मल्टीपल, संवेदी क्या होता है सेंसरी, और बहु मतलब मल्टीपल, मल्टीपल सेंसरी अधिगम लर्निंग, ठीक है, मल्टीपल सेंसरी लर्निंग विशेषता किस पे इफेक्टेड है, केवल वीआई पे, केवल एचआई पे, केवल सीपी पे, मल्टीपल सेंसरी है ना, तो वो तो किस पे होगा, केवल इस पे तो नहीं होगा ना, इस पे तो केवल नहीं होगा, ये तो दोनों पे होगा। करिकुलम डेवलपमेंट का अंतिम उद्देश्य क्या है, परीक्षा परिणाम नहीं, समग्र एवं कार्यात्मक शायद ये हो सकता है, प्रशासनिक सुविधा, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक पूर्ण करना, ये नहीं होगा, शायद हमारा यही सही है। आगे क्वेश्चन है 12वां आपका क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव ही क्वेश्चन आ गया है आपका, 9 थे जिसमें से 10 हो गया, 11वां हो गया, ये है 12वां आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन।
करिकुलम डेवलपमेंट के सिद्धांत को वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि वे विभिन्न दिव्यांगताओं के लिए शिक्षण में कैसे लागू होते हैं। ठीक है, करिकुलम डेवलपमेंट मतलब कि पाठ्यक्रम विकास निर्माण के सिद्धांत है ना, प्रिंसिपल का वर्णन करते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि वे विभिन्न सभी डिसेबिलिटीज के पर्सन्स के ऊपर शिक्षण में कैसे लागू होते हैं। ठीक है, अब अर्थ बताते हैं हम। करिकुलम सिद्धांत वे आधारभूत नियम है, फाउंडेशनल रूल्स है, आधारभूत नियम स्तंभ है जो पाठ्यक्रम निर्माण को दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम निर्माण को एक क्या करते हैं, डायरेक्शन देते हैं। प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से होते हैं इसके? चाइल्ड सेंटर्ड हो गया, लचीलापन हो गया, और अनुभव आधारित हो गया, प्ले वे मेथड हो गया, बहुत सारे होते हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा देखते हैं, शिक्षा, लचीलापन, समावेश में होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड, और उपयोगिता मतलब यूजफुल होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए। आप यूजफुल चीज़ें नहीं लोगे या फिर किसी डिसेबल बच्चे के लिए भी आप ऐसी चीज़ यूज कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो पाठ्यक्रम जो उसको रुचि ही नहीं है, यूजफुल जो उसके लिए रियल में यूजेबल है, यूज कर सकता है। ठीक है, दिव्यांगता में अनुप्रयोग कैसे किएंगे, जो दिव्यांगता में यूज हो सके और उपयोगिता में। HI में दृश्य शिक्षण, HI में दृश्य, ठीक है क्या, सही है शायद। VI में स्पर्श, शायद सही है ना। श्रव्य विधियां मतलब VI में स्पर्श भी होता है ना, विजुअल भी होता है और टैक्टाइल भी होता है। ID में सरल और चरणबद्ध शिक्षण, और LD में बहुसंवेदी दृष्टिकोण। LD में क्या आएगा, बहुसंवेदी। ठीक है, याद रखना इनको। CP में सहायक उपकरणों का उपयोग। CP क्या होता है, सेरेब्रल पालिसी। ठीक है, CP क्या होता है, सेरेब्रल पालिसी। विशेषताएं क्या है, व्यवहारिक एवं जीवन संबंधी, व्यवहारिक होना चाहिए और जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। सामाजिक संदर्भों से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सतत मूल्यांकन, निरंतर असेसमेंट, और निष्कर्ष क्या निकलता है, ये सिद्धांत विशेष शिक्षा को प्रभावी एवं समावेशी बनाते हैं। ठीक है, ये सिद्धांत हो गए। बेसिकली पूछा क्या गया था, सिद्धांत पूछे गए, पर उसको तोड़ मरोड़ के आपके सामने कैसे प्रेजेंट कर दिया कि क्वेश्चन आप डील नहीं कर पाओगे। MCQ, आपका पहला क्वेश्चन MCQ, समावेशन सिद्धांत का वास्तविक तात्पर्य क्या है? क्या है समावेशन सिद्धांत का? सभी को एक साथ लेके चलना कि अलग अलग रखना, या केवल एक ही इंसान को लेके चलना? अलगाव नहीं, समान अवसर, क्योंकि सबको साथ लेके चल रहे, केवल और प्रतियोगिता नहीं होगी। निम्न में से कौन सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? सिद्धांत के अनुरूप मतलब सिद्धांत जो लिस्ट थी ना उस जैसा नहीं है। लचीलापन था शायद, शिक्षार्थी, हाँ चाइल्ड सेंटर्ड तो है। कठोरता, अनुभवात्मक, कौन सा होगा, कठोरता। एक शिक्षक LD लर्निंग डिसेबिलिटी छात्र को चित्र, ध्वनि और स्पर्श से सिखाता है। एक शिक्षक किसको सिखाता है, LD के पर्सन को ये सब चीजों से सिखा रहा है। यह किस सिद्धांत का अनुप्रयोग है? उपयोगिता का, बहुसंवेदी का, क्योंकि सभी चीजों सिखा रहा है तो बहु हो गई ना, मल्टीपल सेंसरी टाइप सिखा रहा है, समावेशन और ये सब। ठीक है, VI छात्रों के लिए उपयुक्त सिद्धांत क्या है? VI छात्रों के लिए केवल मौखिक, VI बच्चा है, मौखिक थोड़ी ना कर सकते हैं, उसके लिए केवल तो नहीं होगा, मौखिक तो होगा, लेकिन अगर केवल आ गया तो केवल नहीं होगा। स्पर्श और श्रव्य पता नहीं, केवल लिखित नहीं, ये तो यही है अपना। ठीक है, करिकुलम सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? करिकुलम सिद्धांतों का उद्देश्य क्या है? केवल सिलेबस, देखो केवल वाली चीजें तो वैसे ही हटा दिया करो, है ना। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना, प्रशासनिक तो ये नहीं होगा। आगे क्या है, अनुशासन बनाए रखना, नहीं अनुशासन थोड़ी ना बनाएंगे उनके लिए, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना। ठीक है, आगे है आपका करिकुलम विकास के उपागम। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया उपागम के ऊपर। जो आपके सिलेबस में उपागम के क्वेश्चंस है ना, अप्रोचेस हैं, उस पे आ गया आपका क्वेश्चन। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उसके बेस पे पहला है, करिकुलम विकास के विभिन्न उपागमों का वर्णन करते हुए। बेसिकली उपागम पूछे गए हैं।
विशेष शिक्षा में उनकी उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसने, उपागम पूछ रहा है और उसके महत्व पूछ लिए, उसके यूजेस पूछ लिए। आंसर देखते हैं। अर्थ, करिकुलम विकास के उपागम वे शैक्षिक दृष्टिकोण है जिनके आधार पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का चयन, संगठन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। प्रमुख उपागम क्या है, मेजर उपागम कौन कौन से हैं? देखो ये तो आप भूलना ही मत, कहीं कुछ ना समझ में आए तो ये करना ही है। शिक्षक, ओ सॉरी ये तो शिक्षार्थी, मैं सोची शिक्षक देखा नहीं। शिक्षक केंद्रित उपागम, ये तो आप कहीं भी जो शिक्षार्थी केंद्रित होता है वो तो हर जगह ही होता है। ठीक है, शिक्षार्थी चाइल्ड सेंटर्ड तो आप आंख बंद करके कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा समावेशी में और विशेष आवश्यकता वाले में और जर्नल एजुकेशन में भी शिक्षार्थी सिलेबस के लिए नहीं है, सिस्टम के लिए नहीं है। सिस्टम क्या है, आपके शिक्षार्थी के लिए बना है। शिक्षक केंद्रित उपागम, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम, गतिविधि मतलब एक्टिविटी बेस्ड उपागम। ठीक है, दक्षता आधारित मतलब कॉम्पिटेंसी, कंपटीशन जो होता है, प्रक्रिया एवं उपयोगिता प्रोसेस और यूजफुलनेस क्या है उसकी, श्रवण बाधिता दृश्य। अब इसके श्रवण बाधिता में क्या होगा, दृश्य केवल संकेत आधारित शिक्षण, श्रवण बाधिता में दृश्य होगा और संकेत आधारित शिक्षण। दृष्टि बाधित क्योंकि हम सभी बेस पे कर रहे हैं ना, तो उसका धीरे धीरे आता जाएगा। स्पर्श एवं श्रव्य, ठीक है। आईडी के बच्चों के लिए सरल और गतिविधि आधारित, ठीक है। अधिगम अक्षमता वाले के लिए क्या होगा, बहुसंवेदी दृष्टिकोण। ऑटिज्म के बच्चे के लिए संरचित एवं नियमित शिक्षण होगा। आगे तो सेरेब्रल पालिसी के लिए सहायक उपकरण आधारित अधिगम होगा। विशेषताएं क्या रहती हैं इसकी, शिक्षार्थी की सक्रिय सहभागिता, क्योंकि उससे क्या होता है, उसका शिक्षण अच्छा होता है और उनकी जो सीखते हैं वो चिरस्थायी बनती है, मतलब टेम्परेरी नहीं बनती, उसकी मेमोरी में परमानेंट की स्टोरेज में चली जाती है। लचीलापन एवं अनुकूलन, कौशल विकास पर बल। और निष्कर्ष क्या होगा इस क्वेश्चन का, अतः विशेष शिक्षा में शिक्षार्थी केंद्रित एवं अधिगम आधारित उपागम सर्वाधिक प्रभावी माने जाते हैं। कौन से बताए थे भी, शिक्षार्थी तो आना ही आना है। और गतिविधि क्यों, क्योंकि बच्चा ही इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेशन कर रहा है। एक्टिवली पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है। लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, प्ले वे मेथड से कर रहा है, तो बच्चा ही कर रहा है जो भी गतिविधियां, तो उससे बच्चे पर ही अच्छा लाभदायक रहेगा। एमसीक्यू क्वेश्चन क्या रहते हैं इसके, करिकुलम विकास के उपागम का मुख्य उद्देश्य क्या है। करिकुलम उपागम जो है विकास का क्या रहेगा, केवल पाठ्यक्रम, ये तो होगा नहीं, केवल वाला तो पहले हटा दो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, सही है शायद। प्रशासनिक, केवल यही होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम में छात्र सक्रिय होता है। हाँ, गतिविधि आधारित उपागम अनुभवात्मक अधिगम पर आधारित होता है। अच्छा, कौन सा असत्य है, अच्छा मैं सोची दोनों ही सही लग रहे हैं। ठीक है, असत्य ये भी है, ये भी है, आगे देखते हैं क्या पता। शिक्षक केंद्रित उपागम छात्र प्रमुख भूमिका निभाता है, ये तो शिक्षक है, छात्र भूमिका कैसे निभा देगा। दक्षता आधारित, ये देखो नहीं, तो क्या होगा, सी होगा। एक शिक्षक एलडी छात्र को चित्र, ध्वनि एवं स्पर्श के माध्यम से पढ़ाता है, यह किसका उदाहरण है। शिक्षक केंद्रित, बहुसंवेदी, कौन सा होगा, शिक्षक केंद्रित थोड़ी ना, बहु है ना, केवल परीक्षा नहीं, बहु होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न, चौथा ये, ऑटिज्म वाले शिक्षार्थियों के लिए कौन सा उपागम अधिक उपयुक्त है। ऑटिज्म वाले शिक्षार्थियों के लिए कौन सा उपागम, असंरचित, फंक्शनल, वो थोड़ी ना होगा, स्ट्रक्चर्ड होना ना, स्ट्रक्चर्ड ये रहा, केवल, और ये यही होगा। ठीक है, और अब इसकी व्याख्या देख लो एक बारी। ऑटिज्म में पूर्वानुमेय दिनचर्या आवश्यक होती है, संरचित शिक्षण अधिगम को सुगम बनाता है। मतलब इनके लिए क्या है, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए बोला है ना इसने, तो क्या इसमें चेंजेस, बदलाव पसंद नहीं करते, ये एक संरचित मतलब बनी हुई होती है जो उनको सही रहती है।
निम्न में से कौन सा उपागम विशेष शिक्षा में कम प्रभावी माना जाता है? कौन सा? शिक्षार्थी, गतिविधि, बहुसंवेदी, मैचिंग। अच्छा, मैचिंग के क्वेश्चन भी आए हैं आपके लिए। मैच करना आप। श्रवण बाधित के सामने है बहुसंवेदी अधिगम, क्या ये होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा इसका। दृष्टिबाधित, दृश्य संकेत, ये कैसे हो जाएगा? है बौद्धिक दिव्यांगता, गतिविधि, स्पर्श के सामने का कहाँ गया? बौद्धिक वाला इधर है और अधिक, अच्छा ये इधर हो गया, सॉरी ये इधर है, इसके साथ है, तो इसका होगा ए का 2, क्योंकि HI बच्चा है तो उसको क्या होगा? दिखा के करेंगे, थोड़ा पीपीटी थोड़ी सी इधर उधर हो गई है, दिखा के करेंगे, दृश्य करेंगे, तो इसका तो दृश्य होगा। बहुसंवेदी किसका होगा? आपका दृश्य वालों के लिए क्या होगा? चौथा, अधिगम अक्षमता। थोड़ा क्वेश्चन ढील गया मेरा, है ना, बी का। ये पीपीटी थोड़ी बिगड़ गई है, थोड़ा सा मैंने बनाया तो बहुत अच्छे सा था, लेकिन सेट नहीं हुई है ये। लेकिन ये देख लेना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है ना, इसको देखना आप, मैं भेज दूंगी आपको। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका 14th है, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न दिव्यांगताओं वाले शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त करिकुलम उपागमों का चयन आप किस प्रकार करेंगे? स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न दिव्यांगताएं, मतलब सभी आ गई, शिक्षार्थियों के लिए उपयुक्त यूजफुल करिकुलम उपागम का चयन आप किस प्रकार करेंगे? कैसे करेंगे? समावेशी कक्षा में उपागम चयन का आशय विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधियों का निर्धारण करना है, ठीक है। सभी बच्चों के नीड के हिसाब से क्या करना है? निर्धारित करना है। उद्देश्य क्या रहते हैं? सभी को समान अधिगम अवसर प्रदान करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाहित करना, प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करना। प्रक्रिया क्या रहती है? शिक्षक को प्रत्येक शिक्षार्थी की आवश्यकता का आकलन कर उपयुक्त उपागम का चयन करना, ठीक है, चाहिए। जैसे HI में विजुअल, VI में टैक्टाइल ऑडियो, ID में एक्टिविटी बेस्ड, LD में मल्टी सेंसरी, ऑटिज्म में स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। जो आपका वो मैच द फॉलोइंग था ना, वो इस बेस पे था, ठीक है। वो थोड़ा इधर उधर हो गया तो करने में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा था। आप ये याद रखो, आपका जो क्वेश्चन था मैच द फॉलोइंग, वो इस बेस पे है, ठीक है। इस तरीके से बनाया था मैंने। जब वो ऐसे होता ना, तो करने की कोशिश तो की थी लेकिन नहीं हुआ, यहाँ पीपीटी थोड़ी सी बिगड़ गई। इसको याद रख लेना, वो उसी बेस पे है, याद रख लो इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से याद रख लो इसको। तो विशेषताएं: लचीलापन, अनुकूलनशीलता, सतत मूल्यांकन, ठीक है। सतत मतलब निरंतर जो मूल्यांकन होता रहता है। निष्कर्ष क्या निकला? उपयुक्त उपागम का चयन समावेशी शिक्षा की सफलता का आधार है। इन सब चीजों का सफलता का आधार है समावेशी शिक्षा। MCQ क्वेश्चन आ गए हैं आपके। समावेशी कक्षा में उपागम चयन का आधार क्या होना चाहिए? शिक्षक की सुविधा? नहीं। समय सारणी? नहीं। परीक्षा? ये शिक्षार्थी होना। इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। निम्न में से कौन सा व्यवहार अनुचित है, गलत है ना, ये ध्यान रखना इन पे। VI का ब्रेल देना, ठीक है, VI को ब्रेल देंगे, सही देंगे। HI को विजुअल सपोर्ट देना, ठीक है। ID को जटिल कार्य देना, ID को जटिल कार्य थोड़ी ना देंगे, गलत है, आगे देखो। ऑटिज्म में रूटीन बनाना, ठीक है। ऑटिज्म में रूटीन मतलब रूटीन होती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, रूटीन स्ट्रक्चर्ड होता है, इसमें बच्चे ऑटिज्म के साथ स्ट्रक्चर्ड होता है, ठीक है। तो C है ये आपका, ठीक है। आगे देखते हैं। एक शिक्षक सभी छात्रों को एक ही विधि से पढ़ाता है, यह किसकी उपेक्षा है? एक ही स्ट्रक्चर से पढ़ा रहा है, ये किसकी उपेक्षा कर रहा है? मतलब कौन सी अवहेलना कर रहा है? मूल्यांकन की? नहीं। समय प्रबंध की? पाठ्य पुस्तक की? क्यों? ये व्यक्तिगत भिन्नता को कैसे अवहेलना कर रहा है, उसकी कैसे उपेक्षा कर रहा है? क्योंकि हमारा तो बच्चा हर सामान्य बच्चे की तरह थोड़ी ना चलेगा, सिलेबस अलग अलग चलेगा, और सभी की क्या है, भिन्नताएं होती है, सभी की नीड अलग अलग होती है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, सेम नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो किसकी अवहेलना कर रहा है? वो
व्यक्तिगत भिन्नता की कर रहा है, डाइवर्सिटी की कर रहा है। सेरेब्रल पालिसी, देखो व्याख्या पढ़ लेना, मैं व्याख्या नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। सेरेब्रल पालिसी वाले छात्र के लिए कौन सा उपागम सहायक है? सेरेब्रल पालिसी सीपी वाले बच्चे के लिए कौन सा उपागम अप्रोच सहायक है? केवल सहायक उपकरण आधारित, केवल ये तो यही होगा, ठीक है। सीपी में मोटर लिमिटेशंस होती हैं, मोटर सीपी मतलब सेरेब्रल पालिसी में मोटर मतलब गामक जो होती है वो लिमिटेशंस होती है, वो चल नहीं पाते हैं, ठीक। एसिस्टिव डिवाइसेस अधिगम को आसान बनाते हैं, डिवाइसेस है जो उनको प्रोवाइड होती है सुविधाएं, चेयर हो गई और ये वॉकर हो गए, इस तरीके से, क्योंकि वो चल नहीं पाते हैं ना, और भी बहुत सारी उनकी डिवाइसेस होती हैं, तो वो उनको आसान बनाती है। क्वेश्चन देखो, समावेशी करिकुलम की विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं है? लचीलापन, लचीलापन नहीं है क्या? उसमें तो होता है। सहभागिता, अनुकूलन, तो कठोरता, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, हाँ ये ठीक बन गया, ये ठीक बन गया। ऑटिज्म का क्या होगा? देखो पहले जो नहीं, जो आता है अच्छे से उसको देख लो आप। HI का दृश्य संकेत, संरचित शिक्षण, संरचित किसका होता है? स्ट्रक्चर्ड। सीपी का होता है, ऑटिज्म का होता है, सीपी का होता है। और ऑटिज्म का HI का दृश्य होगा, है ना। LD का और ऑटिज्म का, ओहो ये मैं सीपी का करती गलत बोल रही हूँ, स्ट्रक्चर होता है, ऑटिज्म का होता है। ऑटिज्म का, LD का बहुसंवेदी, हाँ लर्निंग का, और सीपी का सहायक उपकरण होता है। अच्छा सामने सामने ये तो इनकी, ठीक है, हाँ सही है, 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है ना। वो मैं ऑटिज्म बोल के और फिर लगा दी सीपी पे। एडेप्टेशन इन डिफरेंट सेटिंग, देखो ये पास में ना दिखता नहीं है, हकीकत बात ये है, दूर से करते हैं तो ठीक से दिखता है, ये बहुत पास है, इसका रिफ्लेक्शन पड़ता है तो दिखता नहीं है, ठीक है। और पास में इतना देखा नहीं जाता, आंखों पे इफेक्ट पड़ता है, तो थोड़ा दूर होके देखना पड़ता है इसको। टॉपिक अडेप्टेशन इन डिफरेंट सेटिंग, टॉपिक क्या है आपका? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया है आपका नया, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन के बारे में फिर से क्वेश्चन आ गया। डिफरेंट सेटिंग, देखो सिलेबस में देखना, डिफरेंट सेटिंग का एक क्वेश्चन होगा। विभिन्न शैक्षिक परिवेशों में दिव्यांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करिकुलम अनुकूलन की प्रक्रिया का समालोचनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। विभिन्न शैक्षिक परिवेशों में, अलग अलग परिवेशों में दिव्यांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करिकुलम अनुकूलन की प्रक्रिया को समालोचनात्मक वर्णन करना है। आंसर क्या है इसका? करिकुलम अनुकूलन से अभिप्राय पाठ्यक्रम की विषय वस्तु, शिक्षण विधियों एवं मूल्यांकन शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं और शैक्षिक परिवेश के अनुरूप संशोधित करता है, ठीक है। बच्चों की डिफरेंट आवश्यकताएं होती है और उनकी जो शैक्षिक परिवेश, उसको क्या करना है? अनुकूलन करना, बच्चों की नीड के हिसाब से शैक्षिक उसमें अनुकूलन करना, अडेप्टेशन करना। उद्देश्य अधिगम को सुलभ एवं समावेशी बनाता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति करता है, सभी की आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, कार्यात्मक और जीवनोपयोगी कौशल को विकसित करता है। प्रक्रिया क्या रहेगी? समावेशी कक्षा में विभेदित शिक्षण, ठीक है, समावेशी कक्षा में विभेदित शिक्षण यानी कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अपनाया जाता है। अलग अलग मतलब भिन्न भिन्न लोग हैं तो उनको अलग अलग ही इंस्ट्रक्शंस दी जाएगी। ये थोड़ी ना HI के बच्चे के हिसाब से सबको आप इंस्ट्रक्ट कर दोगे, सबको अलग अलग दोगे ना शिक्षण की विधियां और उनकी सामग्रियां, ठीक है। जबकि विशेष विद्यालयों में व्यक्तिगत शिक्षण योजना लागू होती है। घर आधारित शिक्षण में अभिभावक सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन देखो, बोल रहा है समावेशी कक्षा में विभेदित शिक्षण अपनाया जाता है। क्वेश्चन देखो, ये है इंक्लूसिव एजुकेशन, ये आपको लाइन नहीं समझ में आई होगी। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है
इसमें क्या करते हैं, अलग अलग निर्देशित दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं, एक ही कक्षा में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बच्चे बैठे होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नीड के बच्चे बैठे होते हैं ना, अलग अलग कैटेगरी के बच्चे होते हैं, सामान्य भी होते हैं, विशेष आवश्यकता, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, कोई HI का है, कोई ID का है, ठीक है। तो उनको एक समान रूप से जो परीक्षा जो पाठ्यक्रम दिया है वो तो नहीं पढ़ा सकते आप, उनको अलग से ही पढ़ाया जाएगा, उनको अलग से ही डिवाइसेस दिए जाएंगे, अलग से ही शिक्षण विधियां दी जाएंगी, रिसोर्स भी उस हिसाब से दी जाएंगे, सभी सुविधाएं उनके हिसाब से दी जाएंगी। तो क्या इसमें अलग अलग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से पढ़ाया जाता है, अपनाया जाता है समावेशी शिक्षा में, ये प्रक्रिया है इसकी। जबकि विशेष स्कूल, मतलब कि विशेष स्कूल क्या होता है, विशेष स्कूल पता है आपको, स्पेशल स्कूल, जिसमें अगर HI का बच्चा है, ये तो है एक समावेशी शिक्षा, जिसमें सभी बच्चे हैं, HI के, VI के, ID के, सामान्य, ठीक है, जनरल बच्चे, नॉर्मल बच्चे, ठीक है, इसमें सभी पढ़ रहे हैं। सिर्फ स्पेशल स्कूल में क्या करते हैं, ये स्पेशल स्कूल क्या होता है, ये स्पेशल स्कूल मतलब एक विशेष, यानी कि HI का अगर स्कूल है तो इसमें सारे ही HI के ही बच्चे होंगे, ओनली फॉर HI स्टूडेंट्स, नॉट फॉर अदर स्टूडेंट्स, ओके। HI स्टूडेंट्स के लिए ही है ये, और किसी भी स्टूडेंट के लिए नहीं है। हाँ, ये हो सकता है इनकी कैटेगरी और जो डिग्री है, प्रकृति है, वो अलग हो, लेकिन होंगे वो HI के ही, श्रवण बाधित बच्चे ही होंगे, चाहे वो आंशिक रूप से हो, चाहे वो पूर्ण रूप से हो, ठीक है। तो ये क्या है, स्पेशल स्कूल में कोई और बच्चा नहीं होता, सिर्फ HI का ही बच्चा होता है, ठीक। लेकिन समावेशी शिक्षा में सभी होते हैं, इसमें सभी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, दी इसी में भी जाती है, पर ये HI का स्कूल हो। जबकि विशेष विद्यालयों में व्यक्तिगत शिक्षण योजना लागू की जाती है, व्यक्तिगत मतलब IEP, इसमें IEP दी जाती है, मतलब व्यक्तिगत रूप से पढ़ाया जाता है, सभी में पढ़ाना चाहिए। देखो मैं तो बोलूंगी सभी में IEP देनी चाहिए, तभी कुछ हो सकता है विशेष बच्चों का। घर आधारित शिक्षण, होम बेस्ड जो टीचिंग होती है, अभिभावक सहभागिता महत्वपूर्ण होती है। घर पे कौन होगा सहभागी, पेरेंट्स होंगे। दिव्यांगता अनुसार अनुकूलन, डिसेबिलिटी वाइज, ठीक है। श्रवण बाधित में दृश्य सामग्री, दृष्टि बाधित में ब्रेल, श्रव्य सामग्री में ब्रेल, ठीक है, और ये श्रव्य सामग्री उसी में होगी। बौद्धिक में ये इसका है, ये इसका उसी के साथ है। बौद्धिक में सरल और चरणबद्ध होना चाहिए, और अधिगम क्षमता में क्या होना चाहिए, बहुसंवेदी। अधिगम क्षमता मतलब कि लर्निंग डिसेबिलिटी, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी विधियां। तथा ऑटिज्म में संरचित स्ट्रक्चर्ड, याद रख लो इनको। विशेषताएं क्या होती है, लचीला, शिक्षार्थी सतत, इसका निष्कर्ष देख लेना। MCQ पढ़ते हैं हम अब। करिकुलम अनुकूलन की प्रक्रिया का मूल उद्देश्य क्या है, करिकुलम अनुकूलन की प्रक्रिया, अधिगम की सुलभता सुनिश्चित करना, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं होगा, केवल नहीं होगा, प्रशासनिक नहीं होगा, तो ये A ही होगा। आगे है विभेदित शिक्षण, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन से संबंध किससे है, का संबंध एक रूप से नहीं, व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार, क्योंकि बोला था डिफरेंट है तो सभी से होगा ना, सभी के नीड के हिसाब से, केवल प्रशासनिक। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, रॉन्ग है, गलत है। VI में ब्रेल उपयोगी है, हाँ ठीक है। ऑटिज्म में संरचित, ठीक है। HI में केवल श्रव्य सामग्री, ये कैसे होगा, HI के बच्चे को क्यों कर रहे हो आप परेशान। ID में चरणबद्ध शिक्षण आवश्यक है, ठीक है, तो ये फिर से क्रॉस कर दिया, ठीक है। टीना एक दृष्टिबाधित छात्र है,
टीना, कौन बच्चा, बच्चे का नाम है टीना, कोई भी, के लिए उपयुक्त अनुकूलन क्या होगा? एक दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसके लिए उपयुक्त अनुकूलन क्या होगा? केवल ब्लैक बोर्ड नहीं, केवल मौखिक नहीं, केवल लिखित नहीं। हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, टीना एक दृष्टिबाधित छात्र है और अनुकूलन क्या होगा उसका? केवल ब्लैक बोर्ड लेखन, ये सब चीज नहीं होगी, क्या होगा? ब्रेल और ऑडियो सामग्री का उपयोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन 5वां, करिकुलम अनुकूलन का कौन सा घटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी की आवश्यकता, समय सारणी, पाठ्य पुस्तक या फिर परीक्षा परिणाम? हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा शिक्षार्थी की आवश्यकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगे का है हमारा मैच द फॉलोइंग। ठीक है, मैच द फॉलोइंग आ चुका है आपका। HI क्या रहेगा हमारा? दृश्य सामग्री। ठीक, VI का क्या रहेगा? ब्रेल, करेक्ट। ID का और ऑटिज्म का संरचित रहेगा और ID का सरल कार्य रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। करिकुलम विकास में तकनीक की भूमिका का विश्लेषण करते हुए विभिन्न दिव्यांगताओं में इसके उपयोग को स्पष्ट कीजिए। आंसर, तकनीक से अभिप्राय उन डिजिटल सहायक उपकरणों से है जो ये शायद हो गया था अपना, हाँ ये हो गया था। चलो इसका MCQ क्वेश्चन पढ़ते हैं। तकनीक का प्रमुख शैक्षिक उद्देश्य क्या है? अधिगम की सुलभता बढ़ाना, पाठ्यक्रम को जटिल बनाना, जटिल तो कुछ होगा नहीं, अधिगम को सुलभता बनाएगा। आगे देखते हैं, केवल मूल्यांकन, प्रशासनिक, वो गलत रहेगा, हमारा आंसर होगा A। नेक्स्ट करते हैं, स्क्रीन रीडर का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? HI के लिए, VI के लिए, ID के लिए या CP के लिए? किसके लिए किया जाता है स्क्रीन रीडर का? स्क्रीन रीडर का यूज किया जाता है आपका VI के लिए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हियरिंग एड HI से, ब्रेल VI से, स्क्रीन रीडर HI, अभी HI पढ़ा था क्या? नहीं तो AAC ऑटिज्म से। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन गलत कहाँ है? ये, ठीक है, ये असत्य पूछा था इसलिए। आगे, टीना को लिखने में कठिनाई है, लिखने में, ठीक है, डिस्ग्राफिया हो गया। उपयुक्त तकनीक क्या होगी? क्या होगी? ब्रेल होगी, हियरिंग एड होगा, ऑडियो लेक्चर होगा या स्पीच टू टेक्स्ट होगा? स्पीच टू टेक्स्ट होगा। LD में क्या होगा? स्पीच टू टेक्स्ट होगा, क्योंकि ऑडियो लेक्चर नहीं होगा। हियरिंग एड कान ठीक है उसके, ब्रेल उसकी आंखें भी ठीक है, तो वो ऑल ओवर सेंसेस से ठीक होता है, लेकिन उसकी बौद्धिक क्षमता भी ठीक होती है, लेकिन उसकी लर्निंग में थोड़ी सी समस्या होती है। तकनीक का एक प्रमुख लाभ क्या है? तकनीक का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण है, उच्च लागत है, तकनीक जटिलता है या संसाधन की कमी है? व्यक्तिगत शिक्षण है। ठीक है, तकनीक का एक प्रमुख लाभ क्या है? व्यक्तिगत शिक्षण, मतलब कि इंडिविजुअल शिक्षण है तकनीक का, कि उसके बच्चे की नीड के हिसाब से ही आप तकनीक का करेगा, ये कमी और ये सब चीजें नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, तकनीक की सीमा क्या है? टेक्नोलॉजी की सीमा क्या है? इंटरैक्टिव अधिगम, संसाधन उपलब्धता की कमी, नहीं, अधिगम में रुचि, ये सही है, ये सही है, और हमारा ये भी ठीक है। तो हमारा क्या है? संसाधन की उपलब्धता की कमी। क्वेश्चन आगे मैचिंग आ गया है दोबारा। VI क्या करेगा? VI स्क्रीन रीडर करेगा, हियरिंग एड करे, नहीं, हियरिंग एड तो हमारा इससे जाएगा। ठीक है, जो चीजें आती है उसको कर लिया करो, फिर अपने आप बचा हुआ रह जाएगा, वो उसी का होगा। ऑटिज्म का क्या होगा हमारा?
AAC ऑग्यूमेंटेटिव अल्टरनेटिव, ठीक है। LD का क्या होगा, स्पीच टू टेक्स्ट, क्योंकि वो सब कुछ चीजें ठीक होती हैं उसकी तो। और क्या बच रहा है, VI स्क्रीन रीडर, रीडर स्क्रीन को रीड करने वाला, हाँ ठीक है। लिटरेसी एंड एकेडमिक स्किल, अगला हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ गया 17th। दिव्यांग शिक्षार्थियों में पढ़ने एवं लिखने के कौशल के विकास की प्रभावी प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, ठीक है। रीडिंग वाला सेक्शन आ गया ना आपका, लिटरेसी वाला। दिव्यांग शिक्षार्थियों में पढ़ने एवं लिखने के कौशल का विकास एक क्रमिक एवं संरचित प्रक्रिया है, ठीक है। क्या है ये, क्रमिक है, सीक्वेंस है, सिस्टमैटिक तरीके से ये चलता है, जिसमें शिक्षण को उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, ठीक है। प्रथम चरण में शिक्षार्थी की वर्तमान क्षमता का आकलन किया जाता है, जिससे उसकी ताकत कठिनाइयों की पहचान होती है। द्वितीय चरण में ध्वनि जागरूकता एवं प्रतीक ध्वनि संबंध का विकास किया जाता है, जो विशेष रूप से अधिगम अक्षमता में महत्वपूर्ण है। समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा कि क्या बोल गई मैडम। दोबारा से देखो, दिव्यांग शिक्षार्थियों में पढ़ने और लिखने के कौशल का क्या होता है, विकास क्रमिक और संरचित प्रक्रिया से चलता है, ठीक है। सभी में चलता है वो, तो सिर्फ इन्हीं में थोड़ी ना चलेगा। जिसमें शिक्षण को उनकी विशिष्ट आवश्यकता, उनकी नीड के हिसाब से क्या किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, अनुकूलित किया जाता है। प्रथम चरण में क्या होता है, शिक्षार्थी की वर्तमान जो प्रेजेंट में जो उनकी एबिलिटी है, क्षमता है, का आकलन किया जाता है। प्रेजेंट जो में जो उसकी एबिलिटी है उसको देखा जाता है, परखा जाता है, आकलन किया जाता है, जिससे उसकी ताकत और कठिनाई की पहचान हो जाती है, करेक्ट। द्वितीय चरण में क्या होता है, ध्वनि जागरूकता, फोनोलॉजी अवेयरनेस, ठीक है। ध्वनि की के साउंड के बारे में अवेयरनेस करवाते हैं बच्चे को, एवं प्रतीक ध्वनि यानी कि सिंबल साउंड एसोसिएशन, जो प्रतीक साइंस होते हैं ना, मात्राओं के, कौन सी मात्रा है, कौन सा सिंबल है, ये सब चीजें क्या है, उससे आइडेंटिफाई करवाया जाता है, उसका विकास किया जाता है, जो विशेष रूप से अधिगम अक्षमता में महत्वपूर्ण है। LD के बच्चों को, लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे के लिए ये क्या है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनको देखो पढ़ने लिखने से ही तो संबंधित प्रॉब्लम होती है ना, रिलेटेड। तृतीय चरण में क्या होता है, निर्देशित पठन, गाइडेड रीडिंग एवं संरचित लेखन, स्ट्रक्चर्ड राइटिंग का अभ्यास कराया जाता है। राइटिंग कैसे, स्ट्रक्चर्ड कैसे की करवाते हैं, जैसे कि स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइंस और स्लिपिंग लाइन। ये स्लिपिंग लाइन होती है, ये स्टैंडिंग लाइन होती है, ये स्लैंटिंग लाइन होती है। इन चीज़ों से ही तो बढ़ता है। अगर क सीखोगे तो क फिर यहाँ पर पहले डंडा ही खींचना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों की तो क्या शुरू में आप देखना, वो तो ऐसे स्क्रिबल करते रहते हैं, नॉर्मल बच्चे भी स्क्रिबल करते रहते हैं, तो पहले उनको सीधी लाइन ही खींचने में बड़ी झिझक होती है, वो तो ऐसे ऐसे जाती है उनकी लाइन, तो ठीक है। तो इनको कैसे सिखाया जाता है, कभी छोटे बहन भाई को पढ़ाया होगा ना, उनको पेंसिल से हाथ पकड़ के क्यों पढ़ाते हैं उनको, ताकि उनकी जो रेखाएं हैं, उनकी जो लाइंस है, पैटर्न्स है, वो सही बन सके, ठीक है। श्रवण बाधित शिक्षार्थियों हेतु दृश्य संकेत और संकेत भाषा, जबकि दृष्टि बाधित बालक के लिए ब्रेल और श्रव्य सामग्री का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। बौद्धिक दिव्यांग बालक के लिए सरल और पुनरावृत्ति, मतलब कि रिपीटेटिव करवाया जाता है, अभ्यास करवाया जाता है, चरणबद्ध सीक्वेंसली करवाया जाता है, शिक्षण आवश्यक होता है, ठीक है। ऑटिज्म में दृश्य अनुसूची, विजुअल शेड्यूल एवं संरचित कार्य तथा ADHD में लघु एवं विभाजित गतिविधियां प्रभावी होती हैं। ये बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मिलान में पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं, किसी में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। बार बार इसलिए ताकि आपको याद हो जाए, चाहे आप कॉपी में लिख लो बार बार कि ऑटिज्म का क्या है, ठीक है। ये मिले जुले क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, जरूरी नहीं है कि आप ID के हो तो ID से ही सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, नहीं, बिल्कुल आपके साथ कस्टमाइज करके अच्छे से आपको सभी करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं बार बार आप सभी बच्चों के लिए देखो लाभदायक है। अंततः सतत मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन
एवं फीडबैक द्वारा, मतलब कि फीडबैक जो होता है प्रतिपुष्टि जो देते हैं, अधिगम को सुदृढ़ करता है। ठीक है, इस प्रकार यह प्रक्रिया व्यक्तिगत अनुकूलन एवं बहुसंवेदी दृष्टिकोण पर आधारित है। एमसीक्यू देखते हैं, पढ़ने लिखने के कौशल विकास की प्रथम अवस्था क्या है? पढ़ने लिखने की जो स्किल है उसको डेवलप करने की फर्स्ट स्टेज क्या है? शिक्षार्थी का आकलन, आकलन करेंगे। लेखन अभ्यास, शुरू में ही लेखन अभ्यास थोड़ी ना करवाओगे। पठन सामग्री का ये भी नहीं, मूल्यांकन नहीं, पहले तो आप उसका क्या करेंगे? शिक्षार्थी का आकलन करेंगे कि बच्चे को कितना आ रहा है, प्रीवियस नॉलेज देखेंगे उसकी। ठीक है, कहाँ गया आंसर? ये रहा। असेसमेंट आधार होता है, इसी के अनुसार आगे की प्रक्रिया होती है, यानी प्रीवियस नॉलेज देखेंगे, फिर आगे प्रीवियस नॉलेज टू न्यू नॉलेज। ओके, दैट्स द एरा। ध्वनि जागरूकता विशेष रूप से किसके लिए आवश्यक है? ध्वनि मतलब फोनोलॉजिकल अवेयरनेस किसके लिए मेन है? एचआई के लिए, ठीक है, एलडी के लिए, वीआई के लिए या सीपी के लिए? हेलो, बताओ किसके लिए आवश्यक है ध्वनि जागरूकता? अभी पीछे पढ़ी थी ना आपने, कौन सा? ध्वनि जागरूकता एचआई के लिए, वीआई के लिए, क्योंकि उनकी तो ध्वनि वैसे ही ठीक होती है। सीपी के लिए, किसके लिए? क्योंकि बच्चा क्या है, सीखने विखने में दिक्कत अभी पड़ी थी ना, एलडी बच्चे को कैसे स्क्रिबलिंग और सब चीजें स्लैंटिंग वगैरह दिखाते हैं, तो एलडी के लिए। एलडी में रीडिंग डिफिकल्टी होती है, फोनोलॉजिकल स्किल इसे सुधारती है। ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वीआई में ब्रेल उपयोगी, एचआई में विजुअल क्यूज, असत्य पूछा है ना, ध्यान रखना। एडीएचडी में लंबी गतिविधियां प्रभावी होती है, नहीं लंबी थोड़ी ना होंगी। ऑटिज्म में स्ट्रक्चर, ये ठीक है, तो हमारा गलत कौन सा है? सी। एडीएचडी में शॉर्ट टास्क प्रभावी होते हैं, लंबी गतिविधियां ध्यान भंग करती है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े। एडीएचडी वाले बालक क्या करते हैं, वो बहुत हाइपर होते हैं, तो उनको लंबी प्रोसेस से नहीं पढ़ाया जाता, उनको छोटे छोटे प्लेवे मेथड से, और उनका जो ध्यान है, उनकी जो एनर्जी है, उसको दूसरी जगह इंगेज करनी पड़ती है। दूसरा आ गया हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन, टीना के लिए उपयुक्त पठन रणनीति क्या है? पठन, रीडिंग से रिलेटेड कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएंगे? केवल मौखिक नहीं, दृश्य संकेत। ठीक है, एचआई में विजुअल इनपुट महत्वपूर्ण है, साइन सपोर्ट्स लर्निंग को बेहतर बनाता है। प्रक्रिया का अंतिम चरण कौन सा है? लास्ट चरण, सतत मूल्यांकन, केवल केवल, या फिर केवल नहीं, वही होगा अपना। ठीक है, केवल हटा दो। मैचिंग आ गई फिर से, अब ये फिर से शायद फैलेगी क्योंकि यहाँ एचआई रह गया। हाँ, एचआई का देखो, ये तो सेम क्वेश्चन ही है, आप देख लोगे, ये सेम सेम ही चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको इसी बेस पे बना के दिया है। एक ही डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे 5-6 क्वेश्चन बना के दिए, तो उसके तो क्वेश्चन आएंगे, तो आपको पता है एचआई के लिए क्या होगा, वीआई के लिए क्या होगा, एलडी और एडीएचडी के लिए क्या होगा। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपका 18th आ गया। क्वेश्चन आ गया आपका, दिव्यांग शिक्षार्थियों में रणनीति कौशल के विकास की चरणबद्ध प्रक्रिया का वर्णन करो। किसका चरणबद्ध प्रक्रिया? गणित में। कंप्यूटेशनल मैथमेटिक, आपके सिलेबस में कंप्यूटेशनल लिखा है, जिसका मैथमेटिक नाम होता है, गणित होता है। आंसर क्या है? गणित कौशल का विकास एक क्रमिक एवं संरचित प्रक्रिया है, जिसमें अवधारणाओं को सरल से जटिल की ओर। गणित जो है आपकी क्या है? क्रमिक और संरचित है। गणित कैसी है? क्रमिक और संरचित रचना है, और इसमें क्या किया जाता है? अवधारणाएं क्या है? सरल से जटिल, ना कि जटिल से सरल। प्रथम चरण में शिक्षार्थी की गणितीय तत्परता का मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे को गणित सीखने के लिए कितना इंटरेस्ट है।
मेरा नहीं है तो मैं तो पढ़ूंगी ही नहीं, तो इंटरेस्ट देखते हैं। रेडीनेस असेसमेंट, ठीक है, का मूल्यांकन किया जाता है, गणितीय तत्परता रेडीनेस का, ठीक है। द्वितीय चरण में ठोस सामग्री कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। कंक्रीट मटेरियल जैसे अबेकस, गिनती वस्तुओं के माध्यम से संख्यात्मक अवधारणाओं को विकास किया जाता है। पहले ठोस दिखाया जाएगा, चॉकलेट दिखाया जाए, है ना, या फिर पेंसिल, तो उससे क्या है, बच्चे को गिनती आ जाएगी। फिर उसके तरफ से बाद में ठोस से अमूर्त की तरफ जाते हैं, मूर्त से अमूर्त, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, जो विशेष रूप से बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों के लिए प्रभावी होती है। तृतीय चरण में अर्ध ठोस सेमी कंक्रीट एवं चित्रात्मक प्रस्तुति पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात अमूर्त स्तर यानी कि कंक्रीट, अब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट, कंक्रीट मतलब ठोस पर संख्याओं एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। दृष्टिबाधित के लिए क्या जाता है, स्पर्शात्मक टेक्टाइल, श्रवण बाधित के लिए दृश्य, अधिगम के लिए चरणबद्ध स्टेप बाय स्टेप निर्देश दिए जाते हैं। ऑटिज्म के लिए संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड, एडीएचडी के लिए लघु गतिविधि। अंत में अभ्यास एवं सतत मूल्यांकन द्वारा सुदृढ़ किया जाता है। यह प्रक्रिया अब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत पर, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट सिद्धांत पर आधारित है। गणितीय कौशल विकास एमसीक्यू आ गए हैं का प्रथम चरण क्या है। गणित का प्रथम चरण क्या था, प्रथम चरण क्या था, अभी देखा था यहाँ पर आपने, देखो प्रथम चरण क्या है, प्रथम चरण देखो रेडीनेस देखा जाता है ना। तो देखो ये रहा, सूत्र याद करना थोड़ी ना होगा, ये तत्परता का आकलन होगा, अभ्यास परीक्षा नहीं, क्या होगा, रेडीनेस होगा। व्याख्या, रेडीनेस असेसमेंट प्रारंभिक स्तर तक करता है, तय करता है, इससे टीचिंग प्लान बनता है। पहले तो आप उसकी बच्चे की रेडीनेस देखेंगे, तत्परता देखेंगे। ठोस सामग्री का उपयोग किसके लिए विशेष रूप से प्रभावी है, ठोस किसके लिए है, एचआई के लिए, आईडी के लिए, वीआई के लिए, ऑटिज्म के लिए। एचआई के लिए होगा क्या, नहीं उसको तो दिख भी रहा है, आईडी के बच्चे को दिखाकर, है ना, दिखाकर और ठोस चीजों को दिखाकर, जो डायमेंशनली चीजें होती है ना 2D और इन सब चीजों से ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो। अगर यहाँ नहीं होता ना ये वाला भी आईडी का, तो फिर हम दूसरे पे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमारा आईडी का है। आईडी में कंक्रीट लर्निंग आवश्यक है, इससे समझ स्पष्ट होती है, स्पष्ट। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, एलडी में स्पष्ट स्टेप बाय स्टेप उपयोगी है क्या, एलडी में स्टेप बाय स्टेप उपयोगी है क्या, कर्म दर कर्म वो सिखाता है कि वो सही है क्या एलडी में। ऑटिज्म में स्ट्रक्चर, हाँ ये ठीक है। एडीएचडी में लंबी, नहीं ये गलत है। वीआई में टेक्टाइल, ठीक है, तो सी गलत है हमारा, ठीक है। एडीएचडी में लंबी नहीं होती, शॉर्ट करके बताया था। टीना वीआई बच्चा है, टीना एक वीआई है, जो गणित सिखाने के उपयुक्त उपाय क्या होंगे, उसको सिखाने के गणित के क्या उपाय होंगे, बढ़िया, केवल 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 क्या होगा, स्पर्शात्मक। टेक्टाइल टूल वीआई में आवश्यक है, इससे संख्यात्मक अवधारणाएं स्पष्ट होती हैं। गणित शिक्षण का अंतिम चरण क्या है, अंतिम चरण क्या था उसका, अभ्यास मूल्यांकन, केवल केवल केवल, ठीक है। आपके 5 क्वेश्चन पूरे हुए, मैचिंग आ गई है, ये देखो सेम है चीजें, तो आपको बार बार देखो स्टेप बाय स्टेप था, ये कहाँ पर आ रहा है, कंक्रीट कहाँ पर आ रहा है, ये सब चीजें आपको पता चल गई है। डिस्क्रिप्टिव नंबर 19, दिव्यांग शिक्षार्थियों में पढ़ना लिखना एवं गणितीय कौशलों के एकीकृत विकास की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एकीकृत कौशल विकास एक समन्वित प्रक्रिया है, जिसमें पढ़ना लिखना गणितीय कौशलों को परस्पर जोड़कर विकसित किया जाता है। प्रथम चरण में शिक्षार्थी की समग्र आवश्यकताओं का आकलन किया जाता है, समग्र आवश्यकताएं जो होती हैं उनका असेसमेंट किया जाता है। इसके पश्चात बहुसंवेदी अधिगम के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना, भाषा गणितीय अवधारणाओं को जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। श्रवण बाधित के लिए ये सब, आईडी के लिए, वीआई के लिए, ऑटिज्म के लिए, एडीएचडी के लिए लघु गतिविधियां होती है।
तथा बौद्धिक के लिए पुनरावृत्ति रिपीटेटिव हो चीजें होती है। इस प्रक्रिया में कार्यात्मक गतिविधियां जैसे माप, गणना, लेखन जीवन से जोड़कर सिखाया जाता है। अंत में निरंतर अभ्यास एवं मूल्यांकन द्वारा कौशल एकीकरण सुनिश्चित किया जाता है, जिससे शिक्षार्थी में स्वनिर्भरता विकसित की जाती है। एमसीक्यू हो गया हमारा प्रथम पहला। एकीकृत कौशल विकास का प्रथम चरण क्या है? समग्र आकलन। हाँ, केवल ठीक है, समग्र ही आकलन है। अगला क्वेश्चन, इसको पढ़ना चाहते हो? इंटीग्रेटेड अप्रोच में हॉलिस्टिक असेसमेंट आवश्यक है। इसमें इंटीग्रेटेड एकीकृत उपागम में हॉलिस्टिक समग्र असेसमेंट आवश्यक है। यह योजना का आधार है। किसका आधार है? योजना का, प्लानिंग का। बहुसंवेदी अधिगम किसमें अधिक प्रभावी है? एचआई में, एलडी में, वीआई में या सीपी में? है एलडी में। निम्न में से कौन सा असत्य है? एडीएचडी में शॉर्ट टास्क उपयोगी हैं, ठीक है, ये सही है। ऑटिज्म में स्ट्रक्चर, ठीक है, ये भी। वीआई में विजुअल, नहीं। आईडी में रिपीटेशन, हाँ, ये होगा आपका। एडीएचडी बालक है, उसकी उपयुक्त रणनीति क्या होगी? लंबी, नहीं, एडीएचडी तो लंबी नहीं होगी। उपयुक्त रणनीति क्या है? केवल छोटे छोटे कार्य, हाँ, उपयुक्त पूछा है ना, हाँ, छोटे छोटे कार्यों में, लंबी नहीं होगी, है ना, केवल, और ये केवल नहीं होगी। एकीकृत विकास का अंतिम चरण क्या रहेगा? सतत अभ्यास एवं मूल्यांकन। केवल, ठीक है, और केवल आपका सतत अभ्यास होगा। मैचिंग देख वही होंगी चीजें आपकी सब, मल्टी सेंसरी, विजुअल क्यूज, ब्रेल्स, शॉर्ट टास्क किसके लिए है, ठीक है। अब हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नया है, जो आपका कम्युनिकेशन, सोशल, रिक्रिएशनल, सेल्फ केयर, लाइफ स्किल से संबंधित क्वेश्चन आ चुका है सिलेबस में। जो थर्ड यूनिट है आपकी, जो थर्ड यूनिट है, सेकेंड यूनिट का लास्ट, अब कम्युनिकेशन, सोशल, रिक्रिएशन, सारी चीजें जिसमें लिखी है वो देखें, सेकेंड यूनिट। और अब इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन क्या है इसका? दिव्यांग शिक्षार्थियों में क्या बनेगा इसका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन? दिव्यांग शिक्षार्थियों में संप्रेषण एवं भाषा कौशल के विकास की प्रक्रिया का विश्लेषण कीजिए। दिव्यांग शिक्षार्थियों में संप्रेषण एवं भाषा कौशल का विकास एक संरचित, बहुआयामी एवं आवश्यकता मूलक प्रक्रिया है, जो शिक्षार्थी की संवेदी, संज्ञानात्मक एवं सामाजिक क्षमताओं पर आधारित होती है। प्रारंभिक चरण क्या है? संप्रेषण स्तर का आकलन करना, जिससे यह ज्ञात होता है कि शिक्षार्थी मौखिक, गैर मौखिक या सहायक संप्रेषण का उपयोग करता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे? कम्युनिकेशन असेसमेंट करेंगे, बच्चा कितना बोल सकता है, कितना कम्युनिकेशन में को प्रॉब्लम है या बेहतर बना सकता है, ठीक। सहायक संप्रेषण का उपयोग करता है, मतलब कितना जो संप्रेषण है एएसी का यूज करता है। इसके पश्चात भाषा के आधारभूत घटकों, ध्वनि, शब्दावली, वाक्य संरचना का क्रमिक विकास किया जाता है। श्रवण बाधित के लिए आईडी, एलडी, सब के लिए लिखा है, ऑटिज्म के लिए, ठीक है। एडीएचडी में ध्यान केंद्रित एवं संक्षिप्त निर्देश उपयोगी होते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरैक्शन के माध्यम से भाषा का व्यवहारिक उपयोग सुदृढ़ किया जाता है। अंततः सतत अभ्यास, फीडबैक और प्रोत्साहन द्वारा संप्रेषण कौशल को स्थायी बनाया जाता है। क्या दिया जाता है? फीडबैक दिया जाता है बच्चे को। यह प्रक्रिया कार्यात्मक संप्रेषण पर केंद्रित है, फंक्शनल कम्युनिकेशन पर बेस्ड है। एमसीक्यू क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू, संप्रेषण कौशल, कम्युनिकेशन स्किल विकास की प्रारंभिक अवस्था क्या है, ठीक है। संप्रेषण स्तर का आकलन, हाँ यही पढ़ा था शायद हमने, ठीक है। वाक्य निर्माण और ये सब चीज नहीं होगी, क्या होगा इसका? पहला ही होगा। पहले बच्चे की कम्युनिकेशन एबिलिटी जानना जरूरी है, उसी के आधार पर टीचिंग होती है। निम्न में से किस स्थिति में एएसी का उपयोग किया जाता है?
केवल, ऑटिज्म, ये सब इसी में आएगा। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है? HI में संकेत भाषा उपयोगी, असंगत पूछा है ना, संकेत। और ये VI में ऑडिटरी, ठीक है। आगे ADHD में नहीं, ID में तो यही होगा। आगे देखते हैं। कंचन केवल इशारों से बातचीत करती है, इशारों से बातचीत, यानी कि वो क्या हो गई, देखते हैं। शिक्षक को क्या करना चाहिए? कंचन सिर्फ इशारों से बात कर रही है, तो इसके तो देखो बहुत सारी चीजें निकल सकती है। HI का भी हो सकता है, ऑटिज्म का, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, ऑटिज्म लिखा है, सिर्फ लिखा है इसलिए। लेकिन हम अगर ये नहीं लिखा होता तो मैं तो यही सोचती, आप यही सोचते कि इशारों में बात कर रही है, तो किसका होगा, HI का, तो गलत डायग्नोस हो जाता। इसलिए डिफ्रेंशिएटेड डायग्नोस आपके चैप्टर में डाला गया है, ठीक है, ताकि आप विशेष शिक्षक सही से डायग्नोस करो और बच्चे को सही से क्या मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन देखते ही मैंने भी बोला, आप भी यही सोचते कि इशारों में बात करिए, अगर ये नहीं होता तो क्या होता है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल मौखिक भाषा पर जोर देना चाहिए, उसे अनदेखा, केवल या AAC स्ट्रक्चर कम्युनिकेशन सिखाना चाहिए, ठीक है, ये सिखाना चाहिए, क्योंकि वो ऑटिज्म का है और केवल केवल की चीजें तो कहीं होती ही नहीं है। संप्रेषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है? क्या नहीं है संप्रेषण कौशल का? सामाजिक सहभागिता, कार्यात्मक संप्रेषण, केवल या शुद्धता। आगे क्वेश्चन का क्या है, विचार अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति का कुछ नहीं होगा, ये होगा सामाजिक सहभागिता। संप्रेषण कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या नहीं है, ठीक है। ये गलत है इसका क्वेश्चन, क्योंकि ये तो सही है ना, ये तो होगा सही। कार्यात्मक संप्रेषण केवल व्यवहार क्या नहीं है, केवल या विचार अभिव्यक्ति, विचार करने का भी है, सामाजिक सहभागिता भी है, सब चीजें, तो इसका आंसर होगा आपका केवल, ये वाला होगा, ये वाला होगा। केवल व्याकरण करना इसका उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे। पांचवा, मैचिंग आ गई है, सेम ही चीजें रहती है इसकी। HI है, ऑडिटरी रहेगा, VI का ब्रेल रहेगा, ऑटिज्म का क्या रहेगा, CP का क्या रहेगा, AAC का क्या रहेगा, ये देख लेंगे आप, है ना। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्टिव 21वां, ठीक है। दिव्यांग शिक्षार्थियों में सामाजिक एवं मनोरंजन कौशलों के विकास की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। सामाजिक एवं मनोरंजन कौशलों का विकास दिव्यांग शिक्षार्थियों के समग्र व्यक्तित्व विकास का अभिन्न अंग है, ठीक है। क्या है, अभिन्न अंग है। कौन, मनोरंजन और विकास का दिव्यांग शिक्षार्थियों के समग्र व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है, सामाजिक और मनोरंजन। यह प्रक्रिया सामाजिक अंतःक्रिया, समूह सहभागिता एवं अवकाश गतिविधियों के माध्यम से संचालित होती है, ठीक है। प्रारंभिक चरण में शिक्षार्थी की सामाजिक क्षमता का आकलन किया जाता है। किसका, कौन सी क्षमता का, सामाजिक का, जिसमें उसकी सहभागिता, व्यवहार, संप्रेषण स्तर का विश्लेषण किया जाता है। इसके पश्चात भूमिका अभिनय, रोल प्ले, ठीक, समूह कार्य, ग्रुप एक्टिविटी एवं खेल आधारित अधिगम द्वारा सामाजिक कौशल विकसित किया जाता है। श्रवण बाधित में श्रवण संकेत आधारित सहभागिता, ये बौद्धिक में सरल निर्देशित अधिगम में सहयोगात्मक अधिगम में, और ऑटिज्म में संरचित होती है। ADHD में ऊर्जा उन्मुख और नियंत्रित, ऊर्जा उन्मुख मतलब ऊर्जा को, एनर्जी को कंट्रोल कर सके ऐसी गतिविधियां देना। नियंत्रित गतिविधियां प्रभावित होती है, छोटे छोटे टास्क देने चाहिए। मनोरंजन गतिविधियां जैसे खेल, कला, ये सब चीजों का संतुलन उनको क्या करता है, सुदृढ़ करता है। अंततः सकारात्मक सुदृढ़ीकरण एवं नियमित अभ्यास द्वारा सामाजिक कौशल स्थायी बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसका, पहला, सामाजिक कौशल विकास का प्रारंभिक चरण क्या है? सामाजिक क्षमता का आकलन करना, ठीक है, यही होगा। खेल गतिविधि, मूल्यांकन, या आगे क्या है आपका, प्रशिक्षण, तो हमारा पहला ही होगा। ऑटिज्म में सामाजिक कौशल हेतु कौन सी रणनीति उपयुक्त होती है? सामाजिक कौशल में, ठीक है, अभी पढ़ी थी पीछे। असंरचित नहीं, संरचित, वेरी गुड, यही होगा।
ऑटिज्म में स्ट्रक्चर सोशल ट्रेनिंग जरूरी है, इसमें इंटरेक्शन इम्प्रूव होता है। इंटरेक्शन मतलब अंतःक्रिया, बातचीत करना, सामाजिक होना, ठीक है। निम्न में से कौन सा असत्य है? VI में ऑडिटरी गतिविधियां उपयोगी हैं, ठीक है। HI में विजुअल इंटरेक्शन आवश्यक है। ADHD में निष्क्रिय गतिविधियां प्रभावी है। निष्क्रिय क्या होता है? ID में सरल खेल, ठीक है। तो कौन सा होगा? हमारा C होगा। ADHD को खेल में ध्यान नहीं लगता। कंचन एक बालक है जिसको खेल में ध्यान नहीं लगता। उपयुक्त उपाय क्या होगा? उसे बैठा कर रखना, केवल पढ़ाई कराना, अनदेखा करना, या फिर ऊर्जा उन्मुख संरचित खेल देना, ठीक है। बैठाना थोड़ी ना, उसको काम करवाएंगे। सामाजिक कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समूह सहभागिता, परीक्षा नहीं होगा, यही होगा पहला। अनुशासन और केवल नहीं, हमारा होगा समूह सहभागिता। मनोरंजन गतिविधियों का प्रमुख लाभ क्या है? क्या है इसका? भावनात्मक संतुलन, ये तो यही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं मैचिंग। 22वां आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बनता है, दिव्यांग शिक्षार्थियों में स्व देखभाल, स्वतंत्र जीवन। अब सेल्फ केयर वाला और लाइफ स्किल वाला, फ्रीडम जो इंडिपेंडेंट लिविंग है, उस पर क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। सिलेबस में देखा है आपने। तो क्वेश्चन है दिव्यांग शिक्षार्थियों में स्व देखभाल, सेल्फ केयर। IDD के बच्चे क्या है? सेल्फ केयर नहीं कर पाते हैं। स्वतंत्र जीवन, इंडिपेंडेंट नहीं होते, दूसरों पे निर्भर होते हैं। तो उनको ऐसी क्या चीजें देनी चाहिए कि वो सेल्फ डिपेंडेंट और सेल्फ केयर बन सके? एवं जीवन कौशल के विकास की प्रक्रिया का विवेचन करेंगे। आंसर, स्व देखभाल, स्वतंत्र जीवन एवं जीवन कौशल का विकास दिव्यांग शिक्षार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या महत्वपूर्ण है? ये सब चीजें आत्मनिर्भर बनाती है। क्या देते हैं हम इसमें? ट्रेनिंग देते हैं, थेरेपीज देते हैं। प्रारंभिक चरण में दैनिक जीवन कौशल, डेली लिविंग जो है, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग का आकलन करते हैं। जिस भी चीज का काम है उसी का पहले आकलन करेंगे, तभी तो आप आगे बढ़ोगे ना। जैसे भोजन, वस्त्र के, भाई वो कितना स्वयं से कर सकता है बालक, स्वयं से कितना कर सकता है, फिर उसको आप आगे प्रीवियस से नॉलेज की तरफ ले जाएंगे, न्यू। कार्यों को छोटे छोटे चरणों, टास्क एनालाइज